जी अस्सलाम वालेकुम। तो हम उसी टॉपिक पर हैं जिसमें हम लास्ट लेक्चर नंबर 5 पे थे। टॉपिक हमारा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है। लेकिन लास्ट टाइम हमने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में एफ टेस्ट को डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में और आज लेक्चर के पहले हिस्से में हम स्टूडेंट टी टेस्ट को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट टी टेस्ट में बेसिकली एक नाम जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा वो है स्टूडेंट। एक्चुअल नेम जो है वो बेसिकली इंग्लिश केमिस्ट नहीं है। और इनका ओरिजिनल नाम जो है वो है W.S. गॉसेट। ओके, स्टूडेंट जो है वो इनका क्या है, पेन नेम है। ठीक, सो स्टूडेंट इज हिज पेन नेम। अक्सर क्या होता है कि बाज़ लोग जैसे शायरी में भी होता है कि कुछ लोग अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं और अपना असल नाम इस्तेमाल नहीं करते। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेन नेम। सो W.S. गॉसेट भी जो है वो जिस नाम से लिखा करता था या अपनी रिसर्च करता था, उस रिसर्च को बेसिकली वो स्टूडेंट के नाम से जाहिर करता था या पब्लिश करता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट, क्योंकि वो स्टूडेंट के नाम से लिखा करता था। अब जैसे हम पीछे भी बात कर चुके हैं, एफ टेस्ट के अंदर स्टूडेंट टी टेस्ट भी आपको एक नए मेथड का एक पुराने मेथड के साथ कंपैरिजन देगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है और क्या जो नया मेथड है वो एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है। सो बेसिकली वही काम जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करते हैं। तो एक नया मेथड जिसको हम यहाँ पे मोस्टली बोलते हैं टेस्ट मेथड। सो टेस्ट मेथड को कंपेयर या कंपैरिजन देगा किससे, एक्सेप्टेड मेथड से, या जिसको आप क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेथड बोलते हैं, या जिसको हम बुकिश मेथड बोलते हैं। तो वही जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का काम या रोल होता है कि एक नए मेथड को आप एक पुराने मेथड के साथ कंपेयर करके चेक करते हैं कि जो आपके रिजल्ट्स आए क्या वो रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे और एक्सेप्टेबल जितने के पुराने मेथड के रिजल्ट्स भी एक्सेप्टेबल हैं। अब बेसिकली आप क्या निकालेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे। सो टी का फार्मूला हमारे पास क्या है, प्लस माइनस टी। सो जैसे हमने पीछे एस में एफ के अंदर भी फार्मूला डिस्कस किया था जिससे हमने एफ कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली थी, बिल्कुल वैसे ही टी के इस फार्मूले से आप निकालेंगे टी कैलकुलेटेड वैल्यू। सो फार्मूला क्या है, प्लस माइनस टी एक्स बार माइनस म्यू अंडर रूट n डिवाइडेड बाय s। सो x बार माइनस म्यू अंडर रूट n डिवाइडेड बाय s। x बार तो हम सबको पता है कि मीन को बोलते हैं हम, और म्यू से मुराद आपकी क्या है, एक्सेप्टेड वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है, और n से मुराद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, और s से मुराद हमारे पास क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन है। सो इस फार्मूले की मदद से हम t की वैल्यू निकालेंगे, और इस फार्मूले से जो हमारे पास t की वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड एज t कैलकुलेटेड। अब अगर ऐसा हो जाए कि t कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन t टेबल वैल्यू, कि हम यहां से t की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको टेबल में जाके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को लेकर यानी n-1 को लेकर और पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर चेक करेंगे। और अगर ऐसा हो जाए कि टी कैलकुलेटेड वैल्यू जो आपने निकाली, जो आपके एनालिसिस के डेटा से वो छोटी है और जो टेबल वाली वैल्यू है वो बड़ी है, तो इसका मकसद क्या होता है कि दोनों मेथड्स में ज़्यादा फर्क नहीं है। सो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक, और अगर सेकंड ऑप्शन क्या हो जाए हमारे पास कि अगर ऐसा हो जाए कि टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टी टेबल वैल्यू, तो फिर इसका मकसद क्या होगा, इसका मकसद हमारे पास होगा कि दोनों मेथड्स के अंदर फ़र्क है और डेफिनेटली जो नया मेथड है उसके ऊपर आपको शक जाएगा। सो इसका मकसद क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी इतना फ़र्क है दोनों के रिजल्ट्स में जिसको हम इग्नोर
नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स इस तरह से हम डिसाइड करेंगे या फैसला करेंगे। और अगर आपने कहा कि जब दोनों मेथड के अंदर सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है, जो पहला ऑप्शन है आपका, तो इसका मकसद ये है कि यकीनन ये जो डिफरेंस आ रहा है डेटा का वो बेसिकली बाय चांस आ रहा है। ठीक, सो अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता तो इसका मकसद ये है कि जो फर्क आ रहा है वो बाय चांस है, यानी वो आपकी रैंडम एरर्स की वजह से हो सकता है ये फर्क आ रहा है, जिसकी वजह से टी कैलकुलेटेड और टी टेप जो है वो क्या है, डिफरेंट है। और डेफिनेटली अगर मतलब ये निकलता है कि कोई सिग्निफिकेंट खास फर्क नहीं है, तो इसका मकसद ये है कि जो डेटा थोड़ा सा बदला है आपका, यानी जो आपका स्टैंडर्ड मेथड का डेटा था और जो आपने निकाला वो था, अगर उन दोनों में थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है तो इसका मकसद है कि बाई चांस है, यानी काम करते हुए आपसे रैंडम एरर्स हो गई होंगी जिसकी वजह से डिफरेंस आ गया है। और अगर सिचुएशन ये हो जाती है कि आपकी जो वैल्यू है टी की वो बड़ी है और टेबल वाली उसके कंपैरिजन में छोटी है, तो इसका मकसद ये है कि दोनों के अंदर कुछ खास फर्क है। जब आप कहते हैं कि दोनों के अंदर खास फर्क है तो इसका मकसद ये है कि ये बाय चांस नहीं है, इसका मकसद ये है कि बीच में कोई ना कोई सिस्टमेटिक एरर या कोई ना कोई डिटर्मिनेट एरर थी, ये बाय चांस नहीं हो सकता। सो इसका मकसद हम हमारा क्या निकालते हैं कि यकीनन कोई ना कोई डेफिनेट एरर है, और डेफिनेट एरर को लेकर आपको जो शक जाएगा वो आपको जाएगा अपने मेथड को लेकर, यानी जहाँ पर हमने अपना मेथड लगाया है, यकीनन अगर डिफरेंस इतना है कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसका मकसद ये है कि बीच में कोई ना कोई बड़ी एरर, डेफिनेट एरर मौजूद है, और वो किस में होगी, वो डेफिनेटली आपके मेथड में होगी, जिसको जाके आप फिर दोबारा से रिव्यू या चेकआउट करेंगे। अब देखिए टी टेस्ट जो है वो आप टी टेस्ट को लेकर बहुत वैरायटी हमारे पास है। टी टेस्ट आप तीन तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यानी तीन तरीके हैं, तीन वेज हैं, या यूं कह लीजिए टी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हमारे पास तीन उसकी टाइप्स हैं कि आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, ठीक, सो हेडिंग आप डाल सकते हैं 3 वेज ऑफ अप्लाइंग टी टेस्ट। ठीक, 3 वेज ऑफ अप्लाइंग टी टेस्ट। नंबर 1 हमारे पास क्या है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं टी टेस्ट व्हेन ट्रू वैल्यू या एक्सेप्टेड वैल्यू इज नोन। ठीक, नंबर 2 कैसे अप्लाई कर सकते हैं टी टेस्ट कंपेयरिंग the means of 2 data sets। ठीक, and number 3 and the last is called as paired t test। number last is paired t test। so हमारे पास कितने ways हो गए? we are having 3 ways for applying t test। नंबर 1 कि एक तो आप टी टेस्ट को उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं जब आपको ट्रू वैल्यू का इल्म हो, यानी जब हमें ट्रू वैल्यू या एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू पता हो तो तब आप टी को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज कि आप टी टेस्ट को तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब आप दो डेटा सेट्स के मीन्स को आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। सो दो डेटा सेट्स के कंपैरिजन को, के मीन को कंपैरिजन करते वक्त भी आप टी टेस्ट को अप्लाई, यानी आप टेस्ट मेथड के और एक्सेप्टेड मेथड के मीन्स को कंपेयर करने के तौर पर भी टी टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट है हमारे पास पेयर टी टेस्ट, जिसके अंदर आप पेयरिंग की फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं टी टेस्ट को। सो 3 मुख्तलिफ तरीके और तीनों को निकालने का, कैलकुलेट करने का हमारे पास डिफरेंट अंदाज है, डिफरेंट तरीका है। टी टेस्ट एक्सेप्टेड वैल्यू जब हमें पता है तो उसका अलग तरीका है, कंपैरिजन ऑफ मीन्स करने का अलग तरीका है, और पेयर टी टेस्ट को अप्लाई करने का हमारे पास मेथड क्या है, डिफरेंट है। सो आज हम इस हिस्से में पहले को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नंबर 1,
सो नंबर 1 हमारे पास क्या है कि टी टेस्ट आप कैसे अप्लाई करेंगे जब हमें ट्रू वैल्यू पता है. सो टी टेस्ट व्हेन ट्रू वैल्यू इज नोन. ठीक है, डन. सो टी टेस्ट व्हेन ट्रू वैल्यू इज नोन. अब हमारे पास फार्मूला तो वही है, सेम है, लेकिन इस केस में होगा क्या कि हमें टी की हमें जो ट्रू वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी नोन है, या हमें मिल गई है, या हमने बुक्स के अंदर देख ली है, या एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू के तौर पे हमें कहीं ना कहीं से पता है. सो अगेन सेम फार्मूला आप लगाएंगे, प्लस माइनस टी इज इक्वल्स टू क्या था, एक्स बार माइनस म्यू अंडर रूट एन डिवाइडेड बाय एस. अच्छा, यहाँ पर फार्मूले के अंदर जो हमारे पास म्यू है, म्यू से मुराद हमारे पास क्या है, ट्रू वैल्यू है या एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू है. ठीक, और एक्स बार से मुराद मीन होगा उस डेटा का जो कि आपने नए मेथड को लेकर निकाला है. यानी आपका जो मेथड जो आपने डेवलप किया था उसके मीन को हम क्या बोलेंगे, एक्स बार, और जो ट्रू वैल्यू है उसी एनालिसिस की उसको हम बोलेंगे म्यू. और अंडर रूट एन, एन से मुराद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं या सैंपल्स हैं, और एस से मुराद हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन. अच्छा, अब टी की वैल्यू प्लस माइनस, यानी प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है. अब प्लस में आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर माइनस में आ जाती है तो माइनस की निशानी को डिसरिगार्ड करें, यानी माइनस की निशानी को नहीं गिनेंगे, फोकस करेंगे किसके ऊपर, सिर्फ नंबर के ऊपर, ये जो वैल्यू आई है. क्योंकि जब आप टी के टेबल को विजिट करें, टी के टेबल को अगर आप देखें तो उसके अंदर वैल्यूज माइनस में नहीं है. तो अगर माइनस में भी आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से माइनस में आ जाएगी, कैसे कि हो सकता है कि अगर आपका जो एक्स बार है, यानी जो आपके मेथड का मीन है, वो अगर छोटा है और ट्रू वैल्यू का मीन बड़ा है, तो डेफिनेटली आपका ब्रैकेट का आंसर आएगा माइनस में. जब ये माइनस में आएगा तो पूरा जवाब आ जाएगा माइनस में, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी माइनस में आ जाएगी. तो इस सिचुएशन के अंदर माइनस के साइन को करेंगे डिसरिगार्ड. डिसरिगार्ड का मतलब क्या है कि माइनस का साइन होगा भी तो भी उसे काउंट नहीं करेंगे, फोकस करेंगे नंबर पे, नंबर वैल्यू को जाकर टेबल में जाकर आपने क्या करना है, चेकआउट करना है. सो इस तरह से. अब अगर आप इस फॉर्मूले को गौर से देखें तो T और S, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो बेसिकली इन दोनों का आपस का जो रिलेशनशिप निकल रहा है वो है इनवर्स. अब इससे साबित ही हो रहा है कि अगर S की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, छोटी आ रही है, तो इसका मकसद ये है कि T की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी, यानी T कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो जाएगी. और जब T कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो फिर ये ज़्यादा चांस होगा कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वाली वैल्यू से बड़ी आ जाए. और जब बड़ी आ जाएगी तो फिर इसका मकसद आप पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिर इसका मकसद ये कि दोनों मेथड के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस अच्छा खासा है, यानी बीच में कोई ना कोई सिस्टमेटिक एरर मौजूद है. तो फार्मूला को देखकर भी हमें ये लग रहा है. और अगर ऐसा हो कि आपका जो S है वो बड़ा है, यानी SD की वैल्यू बड़ी है, तो T की वैल्यू डेफिनेटली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. तो हमारे पास फिर ये ज़्यादा चांस होगा कि हमारी T कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है और टेबल वाली क्या है, बड़ी है. इसका मकसद ये कि दोनों मेथड्स में खास फर्क नहीं है. जो डिफरेंस आया डेटा का या रिजल्ट्स का वो बाय चांस आगे नहीं, रैंडम एरर्स की वजह से हो सकता है आगे होगा. सो फार्मूले को देखकर भी हम इन बातों का अंदाज़ा लगा सकते हैं. अब सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे आप कि एक्सेप्टेड वैल्यू आपको पता होगी, सवाल में मिली भी होगी उसकी, और ये आपका मीन होगा, उसकी मदद से आपने निकालना है, S की वैल्यू को पुट करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को पुट करना है. तो हमारे पास T की वैल्यू आ जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, T कैलकुलेटेड. उसको जाके आप करेंगे कंपेयर टेबल में. पीछे भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि T का टेबल जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के तौर पर, यानी न्यू इज इक्वल्स टू n-1, जिसको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलते हैं. और यहाँ पर आपके होंगे कॉन्फिडेंस लेवल. ठीक, सो कॉन्फिडेंस लेवल हम 90 हो सकता है, 95 हो सकता है, 99 हो सकता है, बाज़ों का 99.9% भी होता है. तो यहाँ से आपने फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जितनी भी आपकी बनती है उसको पिक करना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी टोटल n हमारे पास है 4, तो 4 - 1 हो गया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम.
यानी आंसर इज 3। सो 3 फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ है तो 3 की लाइन को आपने उठाना है, और अगर हम 95 पे देखना चाह रहे हैं तो यहाँ जो वैल्यू आ रही होगी 95 पर वो वैल्यू आपकी क्या होगी, टी टेबल वैल्यू। ठीक, सो इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे उससे जो आपने निकाली, फिर खुद ही फैसला हो जाएगा कि आपकी वैल्यू बड़ी है या टेबल वाली बड़ी है, या दोनों में से कौन सी वैल्यू हमारे पास छोटी है। तो इस तरह से हम डिसाइड कर लें कि दोनों में कुछ खास फर्क है या खास फर्क नहीं है। तो इस तरह से हम टी टेस्ट का पहला ऑप्शन या पहला केस या पहली तरीका इस्तेमाल करेंगे। सो नेक्स्ट हिस्से में इसी को लेकर, यानी जो टी टेस्ट का हमने पहला हिस्सा डिस्कस किया, इसी को लेकर एक हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ताकि हमें सही से अंदाज़ा हो जाए कि हम टी टेस्ट को जब एक्सेप्टेड वैल्यू हमें पता हो तो कैसे बेहतर अंदाज से अप्लाई कर सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल about this part of the lecture, and I think that was lecture number 6 and part 8. Allah Hafiz.